सभी को नमस्कार। आज हम विभक्ति और कारक इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और यह विषय इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ये लिखा गया है कि जिन बच्चों को शब्द रूप समझने में दिक्कत आती है कि शब्द रूप में विभक्तियाँ क्या होती हैं, वचनों का प्रयोग क्यों किया जाता है, विभक्ति और कारकों में क्या संबंध है और इनका प्रयोग शब्द निर्माण में करना क्यों आवश्यक है, ऐसे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। अतः यह वीडियो इस कारण से ही बनाई गई है ताकि सभी बच्चों को आसानी से सरलतापूर्वक शब्द रूपों का और शब्द रूपों में आने वाले विभक्ति और कारकों का ज्ञान करवाया जा सके। परंतु वीडियो के बारे में या प्रश्नों पर चर्चा से पूर्व आज हम सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि यह वीडियो के अंत होने के बाद जो अंतिम पृष्ठ होगा उसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में अवश्य लिखें ताकि वो आगे भी आप सबको याद रहें। और आगे वीडियो देखने से पूर्व इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब हम वीडियो पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, विभक्ति काह। विभक्ति क्या होती है? देखिए, विभक्ति वस्तुतः देखने में केवल एक संख्या मात्र होती है, परंतु प्रत्येक विभक्ति का अपना एक विशेष अर्थ भी होता है और नाम भी। जैसे राम खाना खाता है, ये आप सबने हिंदी में वाक्य सुना भी होगा और आप देख भी रहे हैं। संस्कृत में इसका उच्चारण किस प्रकार होगा? रामः भोजनम खादति। यहाँ पर आया हुआ राम शब्द वाक्य के अंदर कर्ता का कार्य कर रहा है, यानी राम के बिना यहाँ पर खाने जैसी क्रिया संभव नहीं है। अतः राम की यहाँ पर अत्यंत आवश्यकता है और इसी को यहाँ पे हम सब्जेक्ट, इंग्लिश का सब्जेक्ट ये कर्ता हम मानेंगे। तो इस प्रकार जब भी कभी भी वाक्य में कोई कर्ता निश्चित हो जाता है, कर्ता का पता चल जाता है, तो वहाँ पर उस मूल शब्द की प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसा कि हमने यहाँ पर कहा, विभक्ति का अपना एक विशेष अर्थ होता है और नाम भी। यहाँ पर रामः जो शब्द है वह प्रथमा विभक्ति का है और कर्ता कारक भी है, तो इसका विशेष नाम आप सब समझ गए होंगे कि कर्ता कारक होगा। इस प्रकार आज हम जानेंगे कि प्रत्येक विभक्ति का और कारकों का संबंध क्या क्या है और किस प्रकार हम इनको समझ सकते हैं। कारक और विभक्ति में क्या संबंध है? प्रत्येक कारक का अपना एक विशेष अर्थ होता है। जैसे कोई कर्ता का कार्य करता है तो कोई कर्म का, इसलिए इनको कई भागों में विभक्त बांट दिया गया है। इन्हीं को विभक्ति कहा जाता है और ये संख्या में 8 हैं। शायद अब आप सब विभक्ति शब्द का अर्थ समझ गए हों। देखने में संख्या में कारक 8 होते हैं, परंतु उन कारकों के प्रत्येक अर्थ को देखते हुए उनको 8 भागों में बांटा गया है। जिन 8 भागों में बांटा गया है उसी को संस्कृत में हम विभक्ति कहते हैं। भाग या बांटना यानी विभक्ति। यानी विभक्ति का अपना कोई एक विशेष अर्थ नहीं है, परंतु वह कारक के साथ जुड़कर एक विशेष अर्थ बताती है। जैसे प्रथमा विभक्ति तो कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति तो कर्म कारक, इस प्रकार से। अब विभक्ति या कारकों के अर्थ क्या क्या हो सकते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा भी करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हिरण घास को खाता है। आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, हिरण और घास जो शब्द हैं यह मूल शब्द हैं। मूल शब्द यानी जो पहले भी बताया जा चुका है शब्द रूप वाली वीडियो में कि कोई भी ऐसा शब्द जो हिंदी, संस्कृत अनेक भाषाओं में समान रहे उसको हम मूल शब्द कह सकते हैं। यहाँ पर आपका इतना ही समझना काफ़ी है। अब हिरण घास खाता है या घास खाता है, इस वाक्य के अंदर कर्ता कौन है?
यानी खाने की क्रिया कौन कर रहा है? निश्चित रूप से वह हिरण कर रहा है, तो हिरण को हम यहाँ पर कर्ता मानेंगे और हिरण करता है, अतः उसमें प्रथमा व्यक्ति भी लगेगी और प्रथमा व्यक्ति का जो चिन्ह था वह था विसर्ग, जैसा कि हम शब्दरूप की वीडियो में भी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरा शब्द है घास को। आपने देखा यहाँ पर घास शब्द के बाद में को लगा हुआ है। आपने हिंदी में कई सारे चिन्ह सुने होंगे, ने, से, के द्वारा, का, के लिए, को, में, पर। ये प्रत्येक जितने भी सारे के सारे जो शब्द हैं या शब्दों में वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, यही कारक चिन्ह कहलाते हैं और इन्हीं को अलग अलग बांट करके 7 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिन्हीं को हम विभक्ति बोल मान रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है घास को। घास जो शब्द है वह मूल शब्द है और को यानी कर्म को बताने के लिए हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो घास शब्द के पीछे आप देखिए संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, घासम, हलंत माल का प्रयोग। यहाँ पर यह समझने की बात है कि जिस प्रकार खाने की क्रिया हिरण कर रहा है, उसी प्रकार हिरण जिस चीज़ को खा रहा है, जिस कर्म को कर रहा है, उसी को हम कर्म मानेंगे। यहाँ पर हिरण घास को खाने का कार्य कर रहा है, तो घास को खाना ही हिरण का कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। खाता है क्रिया, ये तो पता ही है, संस्कृत में आप सब जानते हैं खादति का प्रयोग होगा। आप सभी किसी भी कर्ता, कर्म इत्यादि कारकों का प्रयोग सीख सकते हैं, परंतु उसका प्रयोग सीखने से पूर्व आप सबको शब्द रूपों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए और शब्द रूपों का ज्ञान होने से भी पूर्व विभक्ति और कारकों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अतः हम सभी को यह प्रयत्न करना चाहिए और छात्रों को भी यह प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर कभी भी शब्द रूप याद रखे तो साथ साथ में उसके विभक्ति और कारकों को भी या कारक चिन्हों को भी याद रखे। इस पेज को अब हम देखेंगे ज़रा एक बार। यहाँ विभक्ति, उनके अर्थ और उनके कारक चिन्हों के बारे में बात की जा रही है। जैसे प्रथमा विभक्ति है तो ने इसका अर्थ है और कर्ता कारक मानेंगे हम इसे। द्वितीय विभक्ति को जिसका चिन्ह है और कर्म कारक मानेंगे। ये जितने भी अर्थ हैं इनको कारक चिन्ह भी कहा जाता है। तृतीया से और के द्वारा ये 2 चिन्ह आते हैं और ये करण कारक कहे जाते हैं। जैसे राम ने हाथ से खाना खाया, तो राम ने जो हाथ से खाना खाया, यहाँ पर तृतीय विभक्ति आएगी। चतुर्थी का अर्थ आप सब समझ रहे हैं, क्या लिखा हुआ, के लिए। पंचमी से पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर कोई चीज़ किसी से जब अलग होती है तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति यानी अपादन कारक का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति काके की। राम के पिता दशरथ हैं, राम के यहाँ पर संबंध प्रदर्शित हो रहा है, अतः यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। सप्तमी में पर अधिकरण कारक। जल में सर्प है, सांप है, अतः यहाँ पर जल आधार होने के कारण अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। संबोधन हे राम इधर आइए, यहाँ विराजिए, तो यहाँ पर हे का जो चिन्ह है संबोधन का चिन्ह है, अतः हम इससे भी समझ सकते हैं कि यह कौन सा कारक है, संबोधन कारक। यह कार्य आप सभी अपनी कॉपी में अवश्य लिखें और इसे अवश्य याद करें। धन्यवाद।